नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारे टॉप 10 जीएस की एक सीरीज़ चला रहे हैं अपन हॉस्टल वार्डन के लिए, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उसका ही उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है टॉप 10 जीएस का। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये सेकंड वीडियो है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसमें अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली। ठीक है, क्या बोल रही है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना से संबंधित नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना से संबंधित नहीं है। अब मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना क्या है, पहले तो ये पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपको पता रहना चाहिए आस्था क्या है, निष्ठा क्या है, प्रयास क्या है और सहयोग क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ष 2010 से, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना चलाई जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है और उस योजना के बारे में समझते हैं, फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। देखो, ये जो प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना से संबंधित, वो हॉस्टल वार्डन का जो लास्ट पोर्शन है, जो जीएस का 6 पोर्शन ऐड है, जो लास्ट पोर्शन है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है कि शिक्षा की योजनाएं। ठीक है, शिक्षा से संबंधित योजनाएं और शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उससे एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो 6वां सेगमेंट है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन में मेरे को ऐसे लगता है योग वाले पोर्शन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बाकी से एक आध क्वेश्चन उठाएगा, बाकी से जो बचा उससे 2 क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, तो जो योजनाएं है, योजना वाला पोर्शन है, उससे जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो योजना वाले सेगमेंट से संबंधित है। तो बाल भविष्य सुरक्षा योजना की शुरुआत प्रारंभ कब से हुआ, वर्ष 2010 से। बेसिकली मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना जो थी वो कंपाइलेशन था किसका, ये 4 योजनाओं का, 4 योजनाओं का कंपाइलेशन था। पहला आस्था, दूसरा निष्ठा, तीसरा प्रयास और चौथा सहयोग। ठीक है, अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूं तो आस्था एक कार्यक्रम था जिसमें हम बोले कि पहली से लेके 12वीं तक हम आपको पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई आपकी कंप्लीट कराएंगे। निष्ठा एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हम बोले कि भैया हम आपको जो प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका 25% फीस हम बेयर करेंगे। ठीक है, तो आस्था क्या हो गया, पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाना था, क्लास 1 से क्लास 12 तक। निष्ठा क्या था, प्राइवेट स्कूल की जो खर्चे होंगे उसका 25% बेयर कौन करेगा, गवर्नमेंट। तीसरा पोर्शन आता है प्रयास। प्रयास जो चालू किया गया था कार्यक्रम, प्रयास कार्यक्रम, वो चालू किया गया था क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के बच्चों के लिए। अब इसमें हम बोले इसमें हम बोले आपको हम स्कूलिंग भी प्रोवाइड कराएंगे क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को, प्लस इसके लिए हम आपको कोचिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो प्रयास कार्यक्रम संचालित हो रहा है वो क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों के लिए स्कूलिंग प्लस कोचिंग्स, ये दोनों को ऐड कर दिया गया है और ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और चौथा और अंतिम है सहयोग। अब इसमें हम बोले कि जो बच्चे 12th पास कर लिए हैं, जो बच्चे क्या पास कर लिए हैं, 12th एग्जाम पास कर लिए हैं, उनके लिए अब हायर एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे हम। ठीक है, और उनको फाइनेंशियल मदद देंगे और ये प्रयास करेंगे कि वो क्या हो जाए, सक्षम हो जाए, मतलब वो रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बाल भविष्य सुरक्षा योजना बेसिकली क्या है, बेसिकली 4 योजनाओं को कंपाइल करके एक योजना बनाई गई, बाल भविष्य सुरक्षा योजना। अब ये चारों योजना 2010 में ही चालू हुई क्या, बाल भविष्य सुरक्षा योजना? नहीं, ये योजनाएं पहले से संचालित थी। सरकार ने क्या किया, ये चारों योजनाओं को एक किया और बाल भविष्य सुरक्षा योजना नाम दे दिया। और ये चारों योजना किसके लिए संचालित की जा रही है, नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए। सिंपल चीज तो यही है, नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए। ठीक है, अब अगर प्रश्न आता है बाल भविष्य योजना की शुरुआत कब से हुई, तो आप क्या बोलोगे, 2010 से हुई। ठीक है ना, उसके बाद
अब इसके बीच एक प्रश्न इसमें जो हमारा जो अभी पहला जो प्रश्न पूछा है वो ये है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना से संबंधित नहीं है। अब देखो, आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग, मैं आपको बताया ये चारों कार्यक्रम मिला के ये योजना चालू की गई। तो ऐसे अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न गलत है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है बच्चों। यहां हुआ ये कि निष्ठा ये जो कार्यक्रम संचालित कर रही थी सरकार को ये समझ में आया कि भाई साहब ये जो प्राइवेट जो नक्सल प्रभावित बच्चे हैं, पहली बात तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे कहाँ? अगर हम स्कूलिंग फीस बियर भी कर लेते हैं 25%, तो 75% कहाँ से लाएंगे, है ना? तो ये बेसिकली एकदम उटपटांग टाइप की योजना थी और इसको समाप्त करना ही सही था। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या बोली, भैया अब से ये निष्ठा कार्यक्रम बंद होता है। निष्ठा कार्यक्रम वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बाल भविष्य सुरक्षा योजना में निष्ठा कार्यक्रम शामिल है क्या? कतई नहीं शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन सा कार्यक्रम शामिल है? आस्था, प्रयास और सहयोग। ठीक है, आस्था, प्रयास और सहयोग किसमें शामिल है? बाल भविष्य सुरक्षा योजना में। मतलब ये जो पहला प्रश्न पूछा है कि भाई साहब ये बताओ, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित नहीं है, तो कौन सा इसका आंसर क्या होगा? निष्ठा। निष्ठा योजना जो है वो बाल भविष्य सुरक्षा योजना से संबंधित नहीं है। अब मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि शुरुआत कब की हो आप इसके, 2010 में हुआ। कितनी योजनाओं का समायोजन था? 4। वर्तमान में कितनी संचालित है? 3। आस्था, प्रयास और सहयोग। आगे देखते हैं। पहली योजना क्या है? आस्था। आस्था कब से चालू हुई? 2007 से चालू हुई। किसके लिए चालू हुई? नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए चालू हुई। कौन सी कक्षा से कहां तक पढ़ाएगा? पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाएगा। ठीक है, शिक्षा उपलब्ध कराएगी, स्कूलिंग उपलब्ध कराएगी। आस्था की शुरुआत कहां से हुई? दंतेवाड़ा से हुई। आस्था जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कहां से हुई बच्चों? दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद दूसरी योजना आती है प्रयास योजना। दूसरी योजना, मैं आपको बताया कि प्रयास योजना और आस्था योजना में अंतर क्या था। ये क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है, प्लस इसमें स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहे। अब क्या चीज़ की कोचिंग है? अगर भैया नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों को बनना है इंजीनियर, तो आ जाओ भाई ट्रिपल ई की तैयारी करते हैं। अगर बनना है डॉक्टर, आ जाओ भाई नीट की तैयारी करने हैं। अगर उनको बनना है चार्टर्ड, तो आ जाओ भाई सीए की तैयारी करो। ठीक है, अगर उनको बनना है डिप्टी कलेक्टर आप लोग के टाइप, तो आ जाओ भैया कोचिंग की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, अब 9वीं से, अच्छा ये जो है ये वर्तमान में 9 स्थानों में संचालित है। जो प्रयास कार्यक्रम है वो 9 स्थानों में संचालित है। इस कहाँ कहाँ संचालित है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो ले लो, आज साथ साथ याद भी करते चलिए कहाँ कहाँ संचालित है। ऊपर से चालू करो, सरगुजा संभाग से। तो सरगुजा संभाग में पहला सरगुजा में संचालित है और दूसरा जसपुर में संचालित है। ठीक है, तो जो प्रयास कार्यक्रम संचालित हो रहा है वो कहाँ कहाँ संचालित हो रहा है? ऊपर कहाँ? सरगुजा, और उसके बगल में जसपुर, 2 जगह। उसके बाद बिलासपुर संभाग में बिलासपुर और कोरबा 2 जगह संचालित हो रहा है। कहाँ कहाँ संचालित हो रहा है? बिलासपुर में और कोरबा में संचालित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दुर्ग संभाग की अगर बात की जाए तो सिर्फ दुर्ग में संचालित हो रहा है ये कार्यक्रम। दुर्ग संभाग में कहाँ संचालित हो रहा है? सिर्फ दुर्ग में। और दुर्ग संभाग के जस्ट बगल में रायपुर है, तो रायपुर में प्रयास विद्यालय के नाम से 2 विद्यालय चल रहा है। रायपुर में कितना विद्यालय चल रहा है? 2 विद्यालय चल रहा है। 2 विद्यालय क्यों चल रहा है? एक प्रयास विद्यालय चल रहा है लड़कियों के लिए, एक प्रयास विद्यालय चल रहा है लड़कों के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 और कहाँ चल रहा है? बस्तर संभाग में कांकेर और बस्तर 2 जगह चल रहा है। तो टोटल कितने जगह संचालित हो गया हमारा प्रयास विद्यालय? 9 जगह संचालित हो रहा है। कितने जगह संचालित हो रहा है? 9 जगह संचालित हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि अगर आप प्रयास विद्यालय में पढ़ते हो और 12th के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या AIEEE में, यानी तो आप हो जाओ IIT में, यानी तो आप सेलेक्ट हो जाओ नीट में, यानी तो CA में, कुछ भी चीज़ में आप सेलेक्ट होते हो तो आपको 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप देंगे आगे की पढ़ाई के लिए। और एक तो देंगे भैया आपको लैपटॉप, जाओ लैपटॉप की सहायता से डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड बनो।
जो बनना है वो बनो, आर्किटेक्ट बनो, ठीक है। तो प्रयास योजना आपको कार्यक्रम समझ में आ गई। आस्था कार्यक्रम कितने जगह संचालित है? मात्र एक जगह। कहाँ? दंतेवाड़ा में। कब से चालू हुआ? 2007 से। क्या है? स्कूलिंग की सुविधा है। किसके लिए है? नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए। प्रयास कार्यक्रम क्या है? स्कूलिंग प्लस कोचिंग। स्कूलिंग प्लस कोचिंग किसके लिए? 9 to 12 के बच्चों के लिए है। कितने जगह है? 9 जगह है। ऊपर 2, बीच में बिलासपुर में 2, दुर्ग में 1, रायपुर में 2 और नीचे बस्तर में कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एक तो कार्यक्रम ये संचालित हो रहा है, सहयोग कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चालू हो रहा है? सहयोग कार्यक्रम। 12वीं, अगर आप 12th क्लास उत्तीर्ण कर चुके हो, पास कर चुके हो, तो 12th क्लास के बाद आपको जो पैसे की, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो वो आर्थिक सहायता का प्राप्त कराया जाएगा, ताकि आपको क्या मिल सके बच्चों? रोजगार मिल सके, ठीक है। ये भी किसके लिए है? नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सबसे मूल पदार्थ क्या है जिसमें सभी जीवित प्राणी बने रहते हैं, ठीक है। सबसे मूल पदार्थ क्या है? ऊतक है, अंग है, कोशिका है या अवयव है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे मूल पदार्थ क्या है जिससे सभी जीवित प्राणी बने रहते हैं? वो है कोशिका, ठीक है। जितने भी प्राणी हैं सब किससे बने रहते हैं? कोशिका से बने रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कोशिका में 2 टाइप के जीव पाए जाते हैं। एक तो एक कोषीय जीव पाए जाते हैं, दूसरा बहुकोषीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। एक कोषीय जीव पाए जाते हैं और बहुकोषीय जीव पाए जाते हैं। जैसे एक कोषीय जीव में अपन किसको किसको शामिल करते हैं? अमीबा को शामिल करते हैं, और किसको शामिल करते हैं? शैवाल को शामिल करते हैं। बहुकोषीय जीव कौन कौन से हैं? जानवरों में जो पाए जाते हैं बहुकोषीय। अच्छा, एक चीज बताइए, केचुआ कौन सा जीव है? एक कोषीय जीव है या बहुकोषीय जीव है? ठीक है, केचुआ एक कोषीय जीव है या बहुकोषीय जीव है? कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए मेरे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर समझ में आ गया ना? कोशिका। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? ये भी साइंस से संबंधित है। लूपस, वूक, जो एक चिकित्सीय हालात है, ठीक है, किसके कमी की वजह से होता है, ठीक है। लूपस क्या है? मतलब लूपस एक बीमारी की अवस्था है, ठीक है। लूपस बेसिकली होता क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके या इस वाले पोर्शन में चत्था लाल कलर का चत्था हो जाएगा। ये बेसिकली एक ऐसी अवस्था रहता है जो आपको पता है कि हमारा शरीर एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है। मतलब बाहर से आने वाले अगर कोई वायरस हमारे अंदर घुसता है तो उससे लड़ने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब वो देखता है अरे यार ये कोई नया प्राणी आ गया है हमारे शरीर में, इसको मारो करके उससे लड़ाई लड़ता है, उसको हराता है। उसको बोलते हैं एंटीबॉडी क्रिएट करता है वो, ठीक है। अब ये क्या करता है? लूपस एक ऐसी अवस्था रहता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी जो एंटीबॉडी है, जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है और जो हमारे एंटीबॉडी हमारे शरीर को ख़त्म करने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। हमारे शरीर अन्य बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं को प्रभावित करना चालू करता है। ऐसा नहीं किसी एक अंग को ही डैमेज करना चालू करेगा, नहीं, वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हमको डैमेज करना चालू करता है। तो क्या वही चीज़ पूछ रहा है कि लूपस की जो अवस्था रहती है वो किसकी कमी की वजह से होती है? प्रोटीन की, विटामिन की, प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी, ठीक है, और खनिज। तो आप सबको पता है कि क्या होगा इसका? इम्यूनिटीज़ की कमी के कारण, अगर इम्यूनिटी हमारे शरीर में कम होती जाती है तो ल्यूपस की अवस्था सीवियर होते जाती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर सी, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन देखिए किससे है। पृथ्वी के महासागरों में चल रही पीएच की कमी, पृथ्वी के महासागरों में चल रही पीएच की कमी महासागर अम्लीकरण का क्या कारण है? महासागर अम्लीकरण मतलब पीएच की कमी, मतलब पीएच का मान 7 से जब कम होना चालू हो जाए तो एसिटिक हो जाता है, ठीक है। एसिटिक अवस्था बनने लगती है। तो ये जो एसिटिक हो रहा है या अम्लीकरण हो रहा है उसका क्या कारण है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है भाई इसका कारण? तो आप सबको पता है इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पीएच का मान क्या होता है? 7 हो जाता है और महासागरीय अम्लीकरण होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है भैया हमारा हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में
कौन सी यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का उनके क्षेत्र बेस शहरों से सही मिलान कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो जो हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां आई है वो कहाँ कहाँ अपना बेस बनाई। ठीक है, तो भैया देखो पहला क्या बोल रहा है, तंजौर में पुर्तगाली, पणजी में डच, मद्रास में ब्रिटिश, पौंडीचेरी में फ्रेंच। अब इसमें देखते हैं कि हमको क्या बताना है, इसमें सही मिलान करिए। ठीक है, तो पुर्तगालियों का बेस कहाँ था, तंजौर में था। क्या तंजौर का है, तमिलनाडु के दक्षिण में, मतलब तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में एक जगह है। ठीक है, तंजौर कर दे के ये जो उनका उसका पुराना नाम था तंजावुर। ठीक है, तो पुर्तगालियों का बेस था क्या वो तमिलनाडु? बिल्कुल नहीं। पुर्तगाली कहाँ रह रहे थे, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये एरिया में पुर्तगाली ज़्यादा रहते थे। ठीक है, तो पहला तो भाई पूरी तरीके सरासर गलत लग रहा है। ठीक है, दूसरा पणजी में डच, बिल्कुल। गोवा का की राजधानी अभी वर्तमान में क्या है, पणजी। ठीक है, तो पणजी में कौन रहता था, डच अपना बेस बनाए थे, बिल्कुल सही है। मद्रास में तो आपको पता है ब्रिटिश का भैया 3 प्रेसिडेंसी था, तीनों में से एक प्रेसिडेंसी क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो मद्रास में ब्रिटिश अपना बेस बनाए थे। पौंडीचेरी में फ्रेंच, आपको पता है कि पौंडीचेरी में फ्रेंच अपना बनाए थे। ठीक है, अब इसमें मेरे को एक चीज़ बताइए कि ये 3 सही हैं और एक गलत है, तो इसमें क्या बोला है, सही मिलान करना है। केवल एक सही है क्या, नहीं, ये तो गलत आंसर नहीं हो जाएगा। 1 2 3 सही है क्या, 1 2 और 3 सही क्या, नहीं, एक तो गलत है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें सी पॉइंट क्या बोल रहा है, 3 और 4 केवल सही है क्या, 3 और 4 से सही है। केवल 4 सही है क्या, नहीं, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, 3 और 4 सही है। अच्छा, ये जो केवल शब्द लिखा है ना, ओनली, ये गलत है, ये नहीं आएगा। 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, क्योंकि केवल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 भी सही है। ठीक है, केवल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 भी सही है, तो 3 और 4 सही है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, बताओ धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? आप सबको पता है धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी और नर्मदा नदी। तो इसका आंसर बहुत इजी है, कहाँ है, नर्मदा नदी में है। ठीक है, कावेरी नदी में कौन सा जलप्रपात है, एक जलप्रपात का नाम बताओ। कावेरी नदी में कौन सा एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है क्या कावेरी नदी में है? कावेरी नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात है क्या? ठीक है, कावेरी नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात है। गोदावरी नदी में कौन सा है, गोदावरी नदी में सोमेश्वर जलप्रपात है क्या? ठीक है, गोदावरी नदी में कौन सा जलप्रपात है, सोमेश्वर जलप्रपात। अच्छा, एक चीज बताओ, महानदी में कौन सा जलप्रपात स्थित है, महानदी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दो मेरे को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब ये इकोनॉमिक्स के पोर्शन से संबंधित है और ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि व्यापम में इतना कठिन क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बच्चों एक चीज़ क्लियर है कि कॉम्पिटिशन गला काट है। सोचो 300 पोस्ट है, उसके लिए 3 लाख, 6 लाख, 4 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। अरे पढ़ने वाले उसको कितना भी कम करोगे, 60,000 50,000 लोग तो पढ़ के डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं और वो एग्ज़ाम देंगे। मतलब अगर 50,000 भी सीरियस एस्पिरेंट हैं तो उसमें से 300 लोग का बस क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, और उस 50,000 में कम से कम 10,000 20,000 ऐसे लोग होंगे जो कभी ना कभी मेंस इंटरव्यू की तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अपने तैयारी का लेवल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि वही एकदम मतलब जो स्थापित मापदंड है उसके आधार पे ही तैयारी करें, तो ऐसा नहीं चलता। ऐसा सिर्फ इसमें नहीं चलता, हर एग्ज़ाम के साथ यही कहानी है। हर एग्ज़ाम के पहले आपको स्ट्रेटजी थोड़ा तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे जीएस के जो पुराने क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बोलोगे सिर्फ वही पढ़ के जाऊं और मेरे से बन जाए, तो मेरे को नहीं लगता। मेरे को ये नहीं लगता कि जीएस का 15 क्वेश्चन आएगा और 15 रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मेरे को। ठीक है,
खैर ठीक है, आपके ऊपर है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भैया देखो क्या बोल रहा है, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम होता है। निर्यात मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपोर्ट, और आयात मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। तो ये पहला जो कूट है, कथन है, वो ये बोलना चाह रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कम है भारत के इंपोर्ट से। तो मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप सबको पता है हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसका मतलब जो पहला कथन है, भारत के माल का एक्सपोर्ट माल के इंपोर्ट से कम है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारत में लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के इंपोर्ट आयात में हाल ही के वर्षों में कमी आई है। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंपोर्ट में वर्तमान 5-10 साल में हमको कमी कभी देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, हम एक्सपोर्ट में जरूर वृद्धि करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये सोचें कि इंपोर्ट एकाएक कम हो जाएगा, तो ऐसा मेरे को अभी तो नहीं लगता। ठीक है, तो ये दूसरा कथन कतई सही नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, भारत की सेवा मतलब सर्विस का एक्सपोर्ट निर्यात सेवाओं के आयात इंपोर्ट से अधिक है। क्या बोलना चाह रहा है, क्या भारत में ऐसी सिचुएशन है कि भारत के जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत कम इंपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति है, हम सर्विस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं और आज ये स्थिति है कि फॉरेनर्स हमसे सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और हम उससे कम सर्विस इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखते हैं, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यापारिक डेप्ट या व्यापार घाटा में हम अभी वर्तमान में तो हैं, और सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा हमारा किसके साथ होता है, चीन के साथ। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2 सही है क्या, आप बताइए। 1 तो सही है, 2 सही है क्या, नहीं, मतलब ये हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। केवल 2 और 4 सही है क्या, 2 तो सही है ही नहीं। ठीक है, और 4 तो सही है, लेकिन ये 2 गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। केवल 3 सही है क्या, 3 सही है, लेकिन केवल 3 सही है क्या, ऐसा कतई नहीं है, तो इसको कर दो। केवल 1, 3, 4 सही है क्या, केवल 1 तो सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, और टोटल 4 आंसर भी है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि केवल 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का भुगतान किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। दूसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, विचेवर इज अर्लियर, जो भी पहले आता है तक होगा। ठीक है, देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन को संबोधित कर स्वायत्त लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहला चीज़ तो क्या बोलना चाह रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इनकी एज क्या बोला है, 65 वर्ष या 6 वर्ष, विचेवर इज अर्लियर, मतलब आप यानी तो 65 वर्ष के हो जाओ या 6 साल की सेवा दे दो, जो पहले कंप्लीट करोगे उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, रिटायरमेंट आ जाएगी। थर्ड पॉइंट बोला है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बता के जो पद त्याग कर सकते हैं क्या। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त जो रहते हैं वो पद त्याग कर सकते, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पद त्याग करना है तो आपको किसको इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को आपको बताना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट टोटल गलत है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, तो पार्ट 15 या भाग 15 में हमको किसके बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 15 के बारे में आर्टिकल क्या है, 324 से 329 तक।
आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक हमको बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। और आपको ये भी पता है कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग दोनों का उल्लेख किसमें किया गया है, 324 में किया गया। और उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव का संचालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की। और राज्य लोक सेवा आयोग किसका चुनाव कराता है, पंचायती राज लोकल अथॉरिटी का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य लोक सेवा आयोग की। ठीक है, वर्तमान में आपको पता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना। और आपको ये भी पता होगा कि एक कमेटी का निर्धारण किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और ये बोला गया था कि जब तक संसद नियमों का निर्माण नहीं कर देती तब तक एक कमेटी है जो नियुक्त करेगी किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और वो कमेटी थी, उस कमेटी में 3 मेंबर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरे थे नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, पार्लियामेंट ने उस नियम का निर्धारण किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा के उसमें कैबिनेट मिनिस्टर को जोड़ दिया। ठीक है, इसके लिए अभी विवाद चल रहा है कि भाई सरकार के ही 2 मेंबर हो गए और बहुमत से फैसला होना है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, केवल 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपको पता है कि 2014 से यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव, मोदी जी के इनिशिएटिव से यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हर साल 21 जून को हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल योग डे मनाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल योग डे मनाएंगे। और 2014 से जो कारवां चालू हुआ था, आज क्या हो गया है 2024, मतलब पहला योग डे कब मनाया गया था, 2014 में। और इस बार 2014 को 21 जून को हम कौन सा मनाएंगे, 10th योगा डे मनाएंगे, 10वां योग दिवस मनाएंगे। और इससे पहले मतलब 2023 में हम क्या मनाए थे, 9th योग डे मनाए थे, 9th योग डे मनाए थे। और इस 9th योग डे की खासियत ये थी कि लगभग यूएन के 180 देशों के प्रमुख, 180 देशों के प्रमुख क्या किए थे, मोदी जी के साथ क्या किए थे, योग सेलिब्रेट किए थे, है ना, और योगा किए थे। ठीक है, और इसका 9th योग डे का थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। क्या था, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, तो भैया मोदी जी हैं को इस बात के लिए तो ठीक है श्रेय मिलेगा ही कि योग डे के लिए। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये जो सेगमेंट है, ये जो एमसीक्यू का ये जो सेगमेंट है वो योग वाले पोर्शन से है, मतलब जीएस का जो 15 नंबर है उसके लास्ट पॉइंट से है। ठीक है, और योग के लिए बहुत सारी क्वेरी है कि भाई क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें। तो अपन एक काम करेंगे कि योग से संबंधित अलग से कुछ कुछ एमसीक्यू बना लेंगे। ठीक है, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग का स्थान लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको पता है कि हमारे देश में पहले योजना आयोग था। ठीक है, और योजना आयोग के बाद नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया। ठीक है, नीति आयोग क्या की, योजना आयोग का स्थान ले लिया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि वो स्थान कब लिया, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान वो स्थान लिया। तो आपको पता है टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई है, 12 पंचवर्षीय योजना आई है। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक के लिए थी। और 2014 में भाई और बहनों मतलब मोदी जी आ गए, और इसी वर्ष 2014 में आए मोदी जी, और 2015 तक नीति आयोग की क्या हो गई, स्थापना हो गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम क्या किए, नीति आयोग की स्थापना किए, योजना आयोग की जगह। ठीक है, और योजना आयोग के समय हम क्या संचालित करते थे, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1951 में स्टार्ट हुआ, 1951 से 56 तक
ठीक है। फिर 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, फिर 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर इसके साथ ही क्या हुआ, 66, 67, 68 और 68 और 69, ये 3 साल का क्या हो गया, योजना अवकाश हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक चली। ठीक है। फिर क्या हुआ, 74 से 75 तक, 74 से 79 तक क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना, 1 2 3 4 5वीं पंचवर्षीय योजना चालू की गई। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 75 में इमरजेंसी लागू कर दिया गया और 78 के इलेक्शन में जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो 78 से 79 तक, 78 से 79 और 79 से 80 तक, ये 2 साल क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार चली। ठीक है। और इसके साथ ही क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की जनता पार्टी, रोलिंग प्लान। क्या लेके आई जनता पार्टी, रोलिंग प्लान लेके आई। ठीक है। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से चालू हुई और वो चलती गई 80 से 85, 85 से 90, 7th 5 ईयर प्लान। अच्छा, एक चीज़ ये है कि 90 से 91, 90, 91 और 91, 92, ये 2 साल हमारे देश में क्या चला, योजना अवकाश रहा। मतलब 2 बार हमारे यहाँ योजना अवकाश हुआ है, एक तो 66 से 69 और एक तो 90 से 92। 2 साल हमारे यहाँ योजना अवकाश रहा है। टोटल 5 साल योजना अवकाश रहा है, 2 बार योजना अवकाश किया गया। यहाँ अपन क्या लेके आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई, 12 से 17। 2014 में क्या हो गया आपको पता है, इलेक्शन हो गया और मोदी जी आ गए। तो फिलहाल कि योजना अवकाश का स्थान कब लिया नीति आयोग, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किसकी उद्घोषणा से संबंधित है। ठीक है। मतलब आर्टिकल 51 जो है, आर्टिकल 51 वो किसकी उस घोषणा से संबंधित है, देश की वित्तीय आपात के केंद्र राज्य संबंध से, मंडल आयोग से या विदेश नीति से, किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि ये जो है वो किससे संबंधित है, विदेश नीति। और आर्टिकल 51 जो डीपीएसपी से संबंधित है वो ये बोलता है भारतीय सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करे। ठीक है। तो यही यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। टोटल 10 क्वेश्चन होगा, पता नहीं कितना क्वेश्चन होगा, 12-11 क्वेश्चन होगा। ठीक है। और ये टॉप 10 जीएस की सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी। ठीक है। अगर आपको इनरोल होना है शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में तो आप इनरोल हो सकते हैं। मंगला चौक में हमारा सेंटर है। ठीक है। प्री में अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो प्री में भी आ सकते हैं। पिछले साल हमारे जो सेलेक्टेड थे गजेंद्र और राखी, इसको देख सकते हैं, इन लोग व्यापम में सेलेक्ट हुए हैं, पिछले साल का ही है। ठीक है। ये विपुल श्रीवास्तव हो गया, विवेक चंद्रा हो गया। ठीक है। तो और हॉस्टल वार्डन का बैच अभी चल रहा है, हमारा हॉस्टल वार्डन का बैच चल रहा है। आइए साथ मिल के तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।